थाने में पहुंचे तो एप्लीकेशन लिखा करके हमने थाने में दे दिया। तो हमने इंस्पेक्टर से कहा अगर आपसे ना होता हो भैया तो हमको बताओ, हम आगे देखें। एसपी डीएसपी डीजीपी सीसीटीवी फुटेज निकाले तो फुटेज में दिखा कि क्रेन से हमारा केबिन ले जा रहा है। लेकिन फिर भी अफसोस की बात सही है कि सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ सामने होने के बावजूद जो ये पूरा कांड रचना है वो गायब हो जाता है। तो बड़ा मैम झटका लगा है। 7 लाख रुपए हम यहाँ किसी से उधार लेके उसका भर के उसके बाद एनओसी लेके गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। एक ट्रक महीनों तक पेट्रोल पंप की पार्किंग में खड़ा रहा और जब मालिक उसे लेने पहुंचा तो वहां सिर्फ कबाड़ बचा था। भरोसे की कहानी कैसे धोखे में बदली और कैसे एक पेट्रोल पंप मालिक ही निकला मास्टरमाइंड, आज हम उसी सच्चाई से रूबरू होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में मोहम्मद अहमद जी, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैं, जिनकी मेहनत की कमाई उनका ट्रक बिना इजाजत काट कर बेच दिया गया। सीसीटीवी, कबूलनामे और वीडियो सबूतों के बावजूद मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। मोहम्मद अहमद आज खुद बताएंगे अपनी पूरी दर्दनाक कहानी। तो सबसे पहले मोहम्मद अहमद जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने जो हमें जानकारी दी, हमने ब्रेकिंग न्यूज भी उसकी चलाई कि आपके ट्रक के साथ आखिर हुआ क्या। मैं जानना चाहूंगी सर कि पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक क्या हुई, कैसे ट्रक उस पेट्रोल पंप तक पहुंचा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए। मैम, मेरी गाड़ी यहाँ से गई थी 1 अप्रैल को, यहाँ से निकली थी लोड करके गुवाहाटी के लिए लखनऊ से। और उसके बाद में ये बंगाल में पड़ता है धूपगुड़ी जी, एक जगह है, तो वहाँ पर गाड़ी हमारी जो है अगला बिम टूट गया था, उसका जो स्टॉप एक्सल होता है जी, उसमें टायर और फट गए। 25 अप्रैल को हमारे घर में शादी थी भतीजी की और 11 अप्रैल को ये गाड़ी वहाँ, फिर हमने गाड़ी वहाँ बनाया पैसा भेज के, 1 लाख रुपए हमने भेजा, यहाँ से गाड़ी बनी। उसके बाद माल पहुंचा वहां पे, क्योंकि माल महंगा था। पार्टी भी कह रही थी बार बार कि मेरा माल पहुंचाओ समय से, तो हमने माल तो समय से पहुंचा दिया। उसके बाद गाड़ी वहां पेट्रोल पंप पे खड़ी करा दिया, क्योंकि पैसे थे नहीं, घर में शादी थी। तो हमने कहा ऐसा करो भैया, गाड़ी वहां खड़ी कर दो, हम शादी के बाद खुद ही जाएंगे लेके आएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें आ गई, जो है शादी वगैरह में मैम आप भी जानती हैं कि आदमी कर्जदार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम जो है 3 महीने के बाद गए वहाँ। तो जो ये पार्किंग जिसको ये किराए पे देते हैं रेंट पे, उनसे हमारा संपर्क हुआ। हमने उनसे कहा कि भैया ये 3 महीने का पैसा ले लो हमसे जी, और बाकी का जो पैसा है जब हम गाड़ी ले जाएंगे आपको देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और हमने उनसे ये भी कहा था कि हम अपनी गाड़ी का जो फाइनेंस का पैसा है ये पूरा जब पेड कर लेंगे उसके बाद एनओसी लेके आएंगे, फिर गाड़ी लेके जाएंगे। तो जब हम वहाँ हम चले आए पैसा दे करके 20,000 उनको। उसके बाद जब हमने बैंक में पैसा पूरा भर दिया, फिर एनओसी मिली हमको 1 से 1.5 महीने बाद, तो हम गए वहाँ। 30 जनवरी की रात में जब हम वहाँ पहुंचे, 30 जनवरी 2026 को जी, तो पार्किंग में मेरी गाड़ी नहीं थी। अच्छा। फिर हम वहाँ से जो है वहाँ के जो लोकल लोग थे, जैसे ये पवन है जिसकी जिम्मेदारी पे गाड़ी खड़ी किया था जी, फिर उससे संपर्क किया, पवन से संपर्क किया। और पवन कौन था सर जिसकी जिम्मेदारी पे आपने गाड़ी खड़ी की थी? वो हमारा वो जो होटल है, उसका होटल है चाय का। अच्छा जी। तो पहले से उससे पहले से जान पहचान थी। ठीक है। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं अंकल, हम गाड़ी खड़ी करवा दे रहे हैं आपकी जी। तो गाड़ी खड़ी करवा दिया था। फिर जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो जो पार्किंग अभी लेके रखा है, जिसको हमने दिया था गाड़ी, वो तो पार्किंग छोड़ दिया था, दूसरा आदमी आ गया पार्किंग में। मतलब जो पार्किंग है वो लीज पे दी जाती थी? जी, हर साल वो बदल देता है आदमी। अच्छा। अगर पार्किंग अच्छी चलती है तो मालिक इसका बहुत बेईमान किस्म का आदमी है, ये तुरंत जो है भगा देता, बोलता हम चलाएंगे पार्किंग। अच्छा। तो हाँ, तो ये जो राहुल है उसने मना भी किया मालिक को, जो अभी पार्किंग लेके रखा है, कि ये आप गलत काम कर रहे हो, गैर कानूनी है, ये आप मत करो, ऐसा गाड़ी किसी की मत बेचो। लेकिन उसने उसको भी डराया, बोला कि तुम अपना काम करो, मेरी जगह पे खड़ी है, मैं बेचूंगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेगा हमारा। अच्छा, उन्होंने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की? कोई संपर्क नहीं किया। दिसंबर में हमारी बात हुई थी पवन से जी। तो हमने पवन से कहा था कि पैसा बैंक में जमा हो गया है, मालिक को बता देना भैया, 1 से 1.5 महीना लगेगा एनओसी आने में, हम आके गाड़ी ले जाए। लेकिन
अब पवन ने उसको बताया नहीं बताया, ये तो हमको उसने भी नहीं बताया। हालांकि हमने उस दिन जब वहां पहुंचे हैं तो हमने पवन से पूछा था, जब हमारी तुम्हारी बात हुई थी तो तुमने बताया था? तो पवन ने कहा हाँ हमने बताया था अंकल की जो है वो 1 से 1.5 महीने में आ रहे हैं, लेकिन ये माना ही नहीं, जो है बेच दिया गाड़ी आपका। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब वहां से हम फिर उठे और चले गए थाने में। थाने में पहुंचे तो एप्लीकेशन लिखा करके हमने थाने में दे दिया। तो एक दिन तो हमारी एप्लीकेशन इस मैच से उस मैच पे गई। तो हमने इंस्पेक्टर से कहा अगर आपसे ना होता हो भैया तो हमको बताओ, हम आगे देखें, एसपी डीएसपी डीजीपी हम वहां तक जाएं। क्योंकि सर तो जो आपकी उसने शिकायत कहा भी कि आपकी सामने आई है वो 30 जनवरी की है, शायद 31 या 30। 31 को हमने एप्लीकेशन दिया, 27 जनवरी को गाड़ी हमारी काट के बेची गई। हाँ जी, नहीं 31 जनवरी को, वही मैं कह रही हूँ। पुलिस को आपने एप्लीकेशन जो शिकायत दी थी वो आपकी 31 जनवरी थी, लेकिन एफआईआर 3 तारीख को दर्ज हुई। हाँ, हमने इंस्पेक्टर से कहा कि अगर आपसे ना हो पाए तो बताओ, हम फिर जो है आगे ऊपर देखें, बात करें। तब वो जो है थोड़ा डरा, उसके बाद में कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं पंप पे। फिर पंप पे गया, पंप पे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। पुलिस तो पंप पर पंप कौन का सी जो तारीख को आई मैनेजर, सर? पुलिस आई है 1 तारीख को। 1 तारीख को पंप पर गए हैं, ठीक है। 1 तारीख को वो पंप पे गए। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज निकाले तो फुटेज में दिखा कि क्रेन से हमारा केबिन ले जा रहा है कबाड़ी। तो उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज हमने जूम करा करके देखा तो वो राइट साइड में क्रेन मुड़ रहा था। अच्छा, हमें पहले से ये नॉलेज था कि इस रोड पे आगे 20-22 किलोमीटर आगे जो है कबाड़ी मार्केट है, ये मुझे पहले से पता था। हाँ। तो फिर हम वो सीसीटीवी फुटेज लेके पुलिस वाले चले गए थाने में। अच्छा। और हम अपनी गाड़ी थी उससे हम चले गए जो है वहाँ कबाड़ी मार्केट में। तो जब कबाड़ी मार्केट में हम पहुंचे तो 2-3 दुकानें देखने के बाद एक दुकान पे ये हमारा सामान सारा जिस दुकान पे था अजीम की, जब वहां हम पहुंचे तो हमने देखा तो हमने कहा ये सामान तो सारा हमारा ही है। तो हमने पूरी उसकी छानबीन करने के बाद में इंस्पेक्टर को फोन किया कि ऐसी सी बात है और यहाँ के ऊपर हमारा सामान मौजूद है। तो उसने कहा ठीक है। सर बीच में बस मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगी। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि आपने कितनी चालाकी से सारी चीजें की। मैं बता दूं कि मोहम्मद अहमद जो है वो कबाड़ मार्केट गए। उन्होंने वहां पर जाकर ये कहा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके लिए सामान ढूंढने आया हूँ, और अपना सामान जो है उसकी छानबीन शुरू कर दी। फिर आपको सामान मिल गया? हाँ, जब सामान हमें दिखा कि ये पूरा हमारा ही है तो हम फिर जो है इंस्पेक्टर को फोन किए तो वो बोले कि 1 घंटे में हम पहुंच रहे हैं वहां पे। लेकिन 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, एक तो संडे का दिन था। तो हमने फिर इंस्पेक्टर को कहा कि भैया आप वहीं रुको। उसने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो हमने कहा आप वहीं रुको, मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। तो फिर मैं अपनी गाड़ी से 22 किलोमीटर थाना आया झालूबारी। उसके बाद इंस्पेक्टर को और एक कांस्टेबल को, 2 जो है गनर को बिठाया, अपनी गाड़ी में लेके गए। मतलब आप तो पुलिस को भी खुद ही लेकर आ रहे हैं, सारा अपना केस का खुद ही कर रहे हैं। हाँ, फिर उसको दो आदमी को वहां से फिर उठाया, एक चेचिस वाले को और एक जो है जिसके पास इंजन का सामान मिला। मतलब अलग-अलग सामान बिखरा पड़ा था आपका? उसके बाद 2 तारीख को हमारी मुलाकात हुई डीपी साहब से। अच्छा। असल में वो जो थाना है उसी के ऊपर एसपी डीएसपी डीजीपी सब बैठते हैं। नीचे थाना है, ऊपर बिल्डिंग में सब सारे लोग बैठते हैं, सारे अधिकारी। तो जब हमारी मुलाकात वहां ऊपर हुई डीजीपी साहब से तो उन्होंने बहुत डांट लगाई। उनको बुलाया इंस्पेक्टर को कि जब 31 तारीख की एप्लीकेशन है, 2 तारीख हो गई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया आपने? बिल्कुल। तब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। फिर पेट्रोल पंप के मैनेजर को उठाया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था कि हमको कुछ पता नहीं है, बल्कि वो 50,000 अपने अकाउंट में लिया था। अच्छा। संजय से, और 45,000 रुपए कैश लिया था संजय से मैनेजर। और वो हम लोगों को बोल रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। आपको लोकल लोगों से पता लगा था अपने ट्रक का? जी, लोकल लोगों से हमें ये पता चला था कि ट्रक यहाँ काटी गई है, तुम्हारी कट गई है। अच्छा। उसके बाद में फिर हम लोग 2 तारीख को जब ये केस रजिस्टर हो गया तो फिर हम 2 तारीख को निकले जो है अपना केबिन ढूंढने के लिए। तो एक दसाई गैरेज करके है। अच्छा। तो वहां पे हमारा केबिन मिला हमको, क्योंकि संजय से हमने बात किया थाने में। जब संजय पकड़ के आया है तो संजय ने हमसे कहा कि आपकी बॉडी और चेचिस स्क्रैप कर दी गई, गला दी गई है। तो हमने कहा केबिन कहाँ है?
तो बोला केबिन आपका एक दसाई गैरेज में रखा हुआ है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हम वहां से निकले 20-22 किलोमीटर, वहां दसाई गैरेज पहुंचे। तो दसाई गैरेज में हमने देखा कि केबिन हमारा रखा हुआ है। तो हम फिर इंस्पेक्टर को फोन किए, तो खैर वो अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे। जब हमने मिला तो इंस्पेक्टर को हमने फोन किया, तो वो अपनी गाड़ी से पहुंचे, फोटो तो खींचा, दसाई का नंबर लिया, लेकिन ये चर्चा हो चुकी थी मार्केट में ज्यादा, तो दसाई जो है मोबाइल बंद करके गायब हो गया। अच्छा। अभी ये पता चल रहा है, कल की बात बता दें आपको, कल 8 तारीख थी, कल शाम को हमारी बात हुई थी, तो ये पता चला है कि दसाई नहीं मिला है, लेकिन गैरेज से केबिन वो लोग ले आए थाने पे रखे ठीक। और सारा सामान तो पहले ही ले आए थे। एक सवाल सर मेरा यहाँ पर और है कि आपकी गाड़ी का सामान था, आपको इंजन, क्लच, जो भी सारी चीजें थी गाड़ी की वो मिल गई, लेकिन आपने वो कैसे पहचानी कि वो आप ही की गाड़ी की है? मैडम, मैं गाड़ी का काम कराता था, तो हमें इसका पहचान था कि एक तो सबसे बड़ी पहचान थी जो बंगाल में हमारा बिम टूटा था। अच्छा जी। तो लिफ्टर का बिम हमने आगे करवाया था, आगे वाला बिम वेल्डिंग करा के, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, उसको पीछे किया था। तो एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा, एक गेयर बक्से के पीछे जो है एक सापट की कपलिंग लगती है। अच्छा। तो वो अंदर ऐसी जगह उसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग थी कि वो जो मिस्त्री खरीदा था उसको भी नहीं पता था कि इसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। और तीसरी बात, हमारा इंजन नंबर जो है वो सेम था, आरसी से हमने मिलाया, लेकिन इंजन नंबर मिला तब जब पुलिस आई उसके बाद। क्योंकि उस टाइम अगर हम ढूंढते तो हो सकता है वो शक करता, क्योंकि हमने उससे तो यही कहा था कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है पीछे, और ये जुड़ा वाला जो एक्सल है, स्टाफ एक्सल, हमें यही चाहिए, इसकी कीमत बताओ। तो अपने भाई को बार बार फोन लगा के अजीब पूछ रहा था कि ये कितने का है, कस्टमर आए हुए हैं। इतने में जब हमें लगा कि ये देर हो रही है, पुलिस आ नहीं रही, जब हम वहाँ थाने में गए तो फिर वो हमको फोन करना शुरू किया कि भैया हम दुकान बंद करने जा रहे हैं और आप कल आना। तो हमने कहा आप 10 मिनट रुक जाओ भाई साहब, मैं मिस्त्री लेने आया हूँ, मिस्त्री देख लेगा, हम आपका हिसाब पेमेंट कर देंगे, सुबह उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 मिनट हमने कहा और रुक जाओ, उतने में फिर हम पुलिस लेके वहाँ पहुंच गए। तो जब पुलिस लेके पहुंचे तो पुलिस हमारी ही गाड़ी से उसको ले आए साथ में। अच्छा। उसको भी ले आए और चेसिस वाले को भी ले आए। हाँ। एक सर वीडियो आपने बनाकर भेजा था जिसमें वो डील जब हो रही है तो पंप मालिक भी है, संजय भी है, और ये वीडियो आखिर किसने बनाया और कैसे आप तक पहुंचा? ये मैडम वीडियो जिसने भी बनाया वो अपने लिए बनाया था और उसने बहुत अच्छा काम किया जो ये वीडियो बनाया, नहीं तो वो फंस जाता। ये जो पंप का मालिक है ये उसे फंसा देता। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उसके, क्यों गरीब आदमी कोई कमा खा रहा है, क्यों किसी को दिक्कत है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए ये काम किया था और उसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए वो बच भी गया, नहीं तो वो भी जेल जाता अगर ये वीडियो ना होती तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे फिर इस केस पे क्या कुछ जानकारी मिली, कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, क्या मास्टरमाइंड जो है पंप मालिक उसको पकड़ा गया या नहीं? मास्टरमाइंड जो था वो 4 तारीख को एंटीसेप्टिक बेल्ट डाल दिया था। अच्छा। हाँ, उसने जो है ये हार्ट की दिक्कत दिखा करके तो बिल डाला था। और एक अभी हमने भेजा है कोर्ट का, जो हमारे वकील भेजे थे, उसमें 12 तारीख लगी है उसकी। आपने पढ़ा है उससे? नहीं पढ़ा? हाँ जी सर। उसमें कोर्ट की जो भी आपने मुझे भेजा है ऑर्डर, उसमें ये भी लिखा गया है कि उन्होंने ये लिखा था कि महीनों से ट्रक खड़ा था, सालों से ट्रक खड़ा था शायद, इसलिए वो पुराना हो गया था तो हमने बेच दिया। वो 5 साल दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्क्रीनशॉट है उसका, जो जीपीएस गाड़ी में लगा था। जी, जीपीएस लगा था ना गाड़ी में, तो जब गाड़ी जिस दिन खड़ी हुई थी उस दिन हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, जीपीएस का, लोकेशन का। गाड़ी कौन सी तारीख को खड़ी थी सर? सबूत 11 अप्रैल 2024। और वो 5 साल पुराना, 20 महीने, वो 5 साल पुराना दिखा रहे हैं। उसमें जो है जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें 5 साल पहले वो दिखा रहे हैं कि 5 साल से गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसका भी प्रूफ है मेरे पास। एक तो ये हो गया जीपीएस का, दूसरी बात टूल टैक्स का निकल आएगा, क्योंकि उसके बाद से टूल ही नहीं कटे गाड़ी। बिल्कुल। और तीसरा एक जो है, जब गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी तो जो पवन है जिसकी जिम्मेदारी पे हमने खड़ी किया था, तो वो चारों तरफ गाड़ी के घूम के, जैसे वीडियो कॉल बात हो रही है इसी तरीके से वो वीडियो बनाया था, तो हमने उसका भी जो है रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो।
तो एक वो प्रूफ हो गया, वो चाहे जितना कहें कि 5 साल से खड़ी थी या 10 साल से खड़ी थी, आपके पास ये सारे तो वो proof प्रूफ मौजूद दे। हैं। हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। और लेकिन फिर भी अफसोस की बात सर ये है कि अब सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ सामने होने के बावजूद, जो ये पूरा कांड रचता है वो गायब हो जाता है। गायब भी हो जाता है, और देखिए उसको बेल भी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब एक क्राइम करने वाला आदमी जी। एक बार भी वो कहीं नहीं गया है, न थाने में आया, न जेल गया, न कुछ, और उससे बेल भी हो गई। क्या कानून है हमारे देश का। मतलब मैं वही कहना चाहूंगी, 12 तारीख अभी आपको डेट मिली है, उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा, पकड़ा जाएगा? अब बिल्कुल, अगर जो है कानून अपने हिसाब से काम करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। लेकिन सर आपको अगर कितना बड़ा धक्का लगा होगा कि एक मेहनत की, आप मतलब मेहनत की बहुत कमाई कहिए, मतलब सब कुछ एक इंसान लगा देता है उस पर, और उसके बावजूद ये सब होता है। बहुत बहुत बड़ा मैम झटका लगा है। 7 लाख रुपए हम यहाँ किसी से उधार लेके, उसका भर के, उसके बाद एनओसी लेके गए थे वहाँ, और 1 लाख रुपया हमारा इसमें खर्चा हो गया जो गए थे। गाड़ी से अपनी गए थे CV 700 से, 5 लोग थे, होटल का खर्चा, 5-5 आदमी का खाने का खर्चा, रूम, 1 लाख रुपए पूरा खर्चा हुआ हमारा, वकील से लेकर के और सारा कुछ। तो अब हम यही चाहते हैं कि कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो है हमारे साथ न्याय हो। यानी कि फिर भी अहमद जी को पूरा विश्वास है कानून पर, पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अहमद जी, मैं जाते जाते आपसे कोई संदेश चाहूंगी कि आप बाकी गाड़ी मालिकों को कुछ अपनी तरफ से सलाह देना चाहें कि अगली बार वो ऐसा भरोसा किसी पे ना करें कि उनका पूरी जिंदगी कमाई पानी में मिल जाए। देखिए मैम, ये दुनिया है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब दुनिया भरोसे पे चल रही है, ये दुनिया ही भरोसे पे चल रही है। सही कहा। तो अब ये तो कहना कहीं तक के गलत है कि आप किसी पे भरोसा ना करें। भाई भरोसे पे ही दुनिया चल रही है जी। अब कोई उसमें विश्वासघात कर जाता है, भरोसा तोड़ जाता है, तो अब उसके लिए सारे आदमी तो खराब नहीं हो सकते ना। बाकी आदमी हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं वो अपनी गाड़ी सही जगह पे खड़ी करें, सही आदमी से बातचीत करके उसको पहचाने ये कैसा है, उसके बाद में गाड़ी पार्क करें, ताकि हमारा जैसा हाल किसी दूसरे का ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम भी दर्शकों को यही सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग कोई भी ऐसा डिसीजन ले गाड़ी खड़ी करने का। मुझे पता है कि मोहम्मद अहमद जी ने भी जब गाड़ी खड़ी की थी तो पवन जो उनके जानकार थे उनसे सलाह मशवरा जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल, उससे सलाह मशवरा लिया था, उसकी जिम्मेवारी थी, वो उसका होटल है वहाँ पे, वो खुद देखता था जाके गाड़ी हमारी। ना ऐसे हम थोड़ी छोड़ते, वहाँ पे 12 लाख रुपए की गाड़ी हमारी वैल्यूएशन थी कीमत पे, ऐसे हम कैसे छोड़ देते। जब आदमी था भरोसेमंद इसीलिए छोड़ा था। बिल्कुल। अब बीच में जब गाड़ी का सौदा हुआ तो पवन बोल रहा है हमें पता ही नहीं था। अच्छा। ये तो वो हमको बता देता, अगर वो हमको बता देता तो हम यहीं से बैठे बैठे उसको रोक लेते, गाड़ी कटने नहीं देते। और बड़ी बात सर ये भी है इसमें कि जो पार्किंग है उसके अंदर ही गाड़ी काटी गई, मतलब ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को। उसी जगह पे काटी गई जिस जगह पे हमने 11 अप्रैल को गाड़ी खड़ी किया था, उसी जगह पे काटी, मतलब वहां से हिलाई भी नहीं गई कहीं, उसी जगह पे काट दी गई। अब देखना होगा कि कितना न्याय मिल पाता है, लेकिन मैं बाकी ड्राइवरों से, बाकी गाड़ी मालिकों को यही सलाह देना चाहूंगी कि आप कुछ भी करें एक बार फिर भी सोचे समझे। लेकिन वही है कि जब कुछ होना होता है तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप खुद जानकार बने। जैसे यहाँ मोहम्मद अहमद जी ने खुद अपने लिए न्याय के लिए खुद लड़ना सीखा, खुद उन्होंने गाड़ी का पता लगाया, खुद पुलिस को वो लेकर आए जब पुलिस आने में असमर्थ थी, खुद डटे रहे एंड तक कि मुझे किस तरह से किससे क्या निकलवाना है। सीसीटीवी के आधार पर वो कबाड़ मार्केट तक पहुंचे, यानी कि पूरी लड़ाई हम कहें तो अकेले उन्होंने लड़ी है। तो अगर आपको अपना हक चाहिए, अपना न्याय चाहिए, तो मुझे लगता है कि अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी चाहिए। हमारे लिए ये एक इंस्पिरेशन है आप सर कि आप खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो ही शायद न्याय मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि कानून थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मुझे लगता है अंधा नहीं हो सकता, वो जरूर आपको कानून जो है न्याय देगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। कानून हमारे साथ रहेगा और हमारे पास जो इतने एविडेंस हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जीत हो, हम भी यही आशा करेंगे सर हारेगा कि जिसने आपकी गाड़ी जीत हो और हम भी आपके साथ हैं इस पूरे मामले में। हम लोग अगर कोई भी नई अपडेट होगी तो वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी बात को इतनी दृढ़ता के साथ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस सब बहुत अच्छे बताती है। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।